आज अपन फर्स्ट ऐड के अंदर पढ़ेंगे 2 पॉइंट पढ़ेंगे। आज छोटे छोटे पॉइंट है। एक तो ड्राइंग का मतलब होता है डूबना, और एक होता है एक्सपेजिया का मतलब फेफड़ों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाना। ये दोनों पॉइंट है जो आज अपन एक साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ड्राइंग पे। ठीक है, ड्राइंग का मतलब होता है डूबना। फर्स्ट ऐड के अंदर ये ड्राइंग भी पॉइंट है, यानी जब कोई व्यक्ति डूब जाता है तो उस समय भी है जो फर्स्ट ऐड दी जाती है। ठीक है ना। तो जब कोई व्यक्ति डूब जाता है, मान लो डूबने की दुर्घटना हो जाती है, उस समय अपन क्या करेंगे और क्या डूबने के लक्षण है, साइन सिम्टम है, तो वो अपन है जो इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आती है ड्राइंग है डूबना। डूबना किसे कहेंगे? तो डूबने की परिभाषा होती है कि जब व्यक्ति के फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिसके कारण व्यक्ति का दम घुटता है, इस प्रक्रिया को है जो डूबना कहते हैं। वापस से बोल रहा हूँ कि जब व्यक्ति के फेफड़ों में पानी भर जाता है और व्यक्ति का दम घुटने लगता है, इस प्रक्रिया को, या फेफड़ों में पानी भरने को और दम घुटने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपन डूबना कहते हैं। ठीक है ना। केवल पानी में खुद जानबूझ के डुबकी लगा के आया तो वो डूबा हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ना तो फेफड़ों में पानी गया, ना उसका दम घुटा। ठीक है। डूबना किसको कहेंगे? कि पानी के अंदर गिरा और वो पानी फेफड़ों के अंदर गया और इसकी वजह से दम घुटा, तो उस कंडीशन को अपन डूबना कहेंगे। नहीं तो क्या होता है, पानी में लोग तैरते हैं लेकिन उसको डूबना नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो पानी है जो फेफड़ों के अंदर नहीं जाता और ना ही उसका दम घुटता है। ठीक है ना। तो दम घुटेगा और फेफड़ों में पानी जाएगा तो ही उसको अपन क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे या डूबना कहेंगे। ठीक है। अब है साइन एंड सिम्टम ऑफ ड्राइंग, यानी कोई व्यक्ति डूब गया है, इसके कौन कौन से लक्षण होंगे? डूबे हुए व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण होंगे? तो सबसे पहला होगा एक्सपेजिया। एक्सपेजिया का मतलब होता है कि व्यक्ति के फेफड़ों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को नहीं ग्रहण करना। यानी फेफड़ों की कैपेसिटी होती है, जितनी कैपेसिटी होती है उतनी है जो फेफड़े है जो ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? एक्सपेजिया कहते हैं। ठीक है ना। यानी सांस नहीं आना। तो पहला साइन एंड सिम्टम क्या हो गया? एक्सपेजिया, यानी फेफड़ों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाना। बाहर तो खूब सारे ऑक्सीजन, लेकिन फेफड़े ले नहीं पाते हैं, इस कंडीशन को कहेंगे अपन एक्सपेजिया। ठीक है ना। फिर दूसरा होता है रैपिड पल्स, यानी पल्स कैसी हो जाती है? रैपिड हो जाती है, यानी तेज हो जाती है। डूबे हुए व्यक्ति की पल्स कैसी हो जाएगी? तेज हो जाएगी, यानी उस व्यक्ति का दम घुटेगा और पल्स तेज हो जाएगी। तीसरा अनकॉन्शियसनेस, वो व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। ठीक है, वो व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है, बेहोशी की अवस्था में भी जा सकता है। तो अनकॉन्शियसनेस और साइनोसिस का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से शरीर का नीला पड़ जाना। अब क्या होगा कि व्यक्ति डूबेगा तो एक्सपेजिया होगा। एक्सपेजिया मतलब शरीर जो उसके फेफड़े जो पूरी ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब कमी हो जाएगी तो शरीर नीला पड़ जाएगा, और नीले पड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं अपन साइनोसिस। ठीक है ना। ऑक्सीजन की कमी की वजह से शरीर का नीला पड़ जाना साइनोसिस कहलाता है। ठीक है। और क्या होगा? सीक्रेशन और वाटर क्या होंगे? स्त्राव, यानी लारें भी गिर सकती है और पानी भी गिर सकता है। सीक्रेशन और वाटर कम आउट फ्रॉम नोज एंड माउथ, नाक से और मुंह से क्या होता है? सीक्रेशन आते हैं और पानी भी आ सकता है बाहर। ठीक है ना। सीक्रेशन और पानी दोनों ही है जो बाहर आ सकते हैं। तो ये होते हैं अपने ड्राइंग की परिभाषा हो गई कि व्यक्ति के फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से उसका दम घुटता है। इस पानी भरने को और दम घुटने की प्रक्रिया को अपन ड्राइंग कहते हैं, और इसके ये साइन एंड सिम्टम होते हैं। अब बात आती है मैनेजमेंट की। अगर कोई व्यक्ति डूब गया तो फिर अपन क्या करेंगे? तो अगर व्यक्ति डूब जाता है तो उसको पहले तो उसको पानी से बाहर निकालना है और पानी से उसको दूर ले जाना है। ठीक है ना। क्योंकि ये फर्स्ट एड का नियम है कि व्यक्ति को घटनास्थल से दूर ले जाते हैं और पानी से उसको दूर ले जाना है। फिर उसको दूसरा काम क्या करना है कि अगर व्यक्ति पानी में डूबा हुआ है और उसके फेफड़ों में वास्तव में पानी गया और सांस नहीं ले पा रहा, तो उसको क्या करते हैं? उल्टा सुला देते हैं और पीठ के ऊपर है जो अपन भार लेकर के दबाते हैं, जिससे क्या होता है? नाक और मुंह से है जो फेफड़ों में पानी भरा हुआ तो वो बाहर आ सके। ठीक है ना। तो दूसरा काम अपन को क्या करना है कि उसको उल्टा सुला करके उसके छाती को दबाना है, उसके पेट को भी दबाना है। छाती और पेट दोनों को दबाते हैं, जिससे क्या होता है? पेट के अंदर जो होता है वो बाहर आ जाता है, और जो छाती में होता है, फेफड़ों में होता है, वो बाहर आ जाता है। लेकिन पेट को यूजली अवॉइड करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अनकॉन्शियस होता है, फिर मान लो पेट के अंदर पानी है, वो तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन मान लो फिर क्या होगा? पेट को अपन दबाते हैं या पीठ को या पेट के पीछे वाले भाग को दबाते हैं, तो क्या होता है? उल्टी होकर के वापस वो एस्पिरेट कर सकता है, सांस मार्ग में फंस सकता है। इसलिए पेट को दबाना अवॉइड करते हैं, लेकिन चेस्ट को है जो दबाया जाता है। ठीक है। तो उसको दबाते हैं। फिर देखते हैं उसके एबीसी देखते हैं। बाहर निकाला, सुरक्षित स्थान पे ले गए, उल्टा सुलाया,
पानी, अगर पानी भरा हुआ है तो फिर उल्टा सुलाया, उसको पानी को बाहर निकाला, फिर एबीसी चेक किया, एबीसी को मेंटेन किया, एयरवे को मेंटेन किया, पानी अपन ने दबाया, उसको छाती को दबाएंगे तो क्या होगा, एयरवे उसका क्लियर हो जाएगा, फिर उसका ब्रीथिंग पैटर्न देखेंगे, फिर इसकी पल्स देखेंगे कितनी है, ठीक है ना। तो एबीसी चेक किया और उसके बाद में जो उसको जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल लेके गए या फिर चिकित्सा सेवा के अंदर लेके गए जहाँ पे उसको चिकित्सा सेवा मिलती है। और दूसरा क्या करते हैं, इस बीच में यदि व्यक्ति को ठंड लगे, इस बीच में पानी के अंदर डूबा हुआ व्यक्ति है, अगर इस बीच में व्यक्ति को ठंड लगे तो क्या करते हैं, अपन उसको कंबल उड़ा देते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं इसके मैनेजमेंट। क्या करना है, पहले पानी से दूर लेके आना है, उल्टा देखना है फेफड़ों के अंदर पानी भरा हुआ है तो उसको उल्टा सुला करके उसकी छाती को दबाया जाता है, फिर एबीसी चेक किया जाता है, एबीसी चेक करने के बाद तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था की जाती है, और यदि उसको व्यक्ति को मरीज को ठंड लगती है तो उसको कंबल से ढक दिया जाता है। तो ये होता है ड्राइविंग का मैनेजमेंट। ड्राइविंग की परिभाषा हो गई डूबने की, साइन एंड सिम्टम हो गए और मैनेजमेंट हो गया। तो ये ड्राइविंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, डूबना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर अपन दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं अपन, एक्सपेजिया। एक्सपेजिया का मतलब होता है कि व्यक्ति के फेफड़ों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाना, इसको अपन कहते हैं एक्सपेजिया। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, एक्सपेजिया कहेंगे। व्यक्ति के फेफड़ों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाना एक्सपेजिया कहलाता है। अब मैं एक अंतर बताऊँ, एक्सपेजिया जैसे, एक्सपेजिया किसको कहेंगे, जैसे अपन नॉर्मली खड़े हैं, अपने आसपास में खूब सारे ऑक्सीजन, लेकिन अपने फेफड़े इतने कमज़ोर है कि ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उस समय जो वो दम घुटेगा, जो सांस की तकलीफ होगी, वो एक्सपेजिया कहलाएगी। अगर अपन कहीं ऐसे कमरे में खड़े जहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है फिर अपना दम घुट रहा है तो वो एक्सपेजिया नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक्सपेजिया का मतलब होता है ऑक्सीजन, फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन का नहीं ले पाना। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन का नहीं होना, यानी अपने व्यक्ति के फेफड़े ही इतने कमज़ोर होते हैं या फेफड़ों के ही अंदर ऐसी कुछ कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से फेफड़े ही ऑक्सीजन नहीं ले पाते, बाकी ऑक्सीजन तो खूब होती है, ठीक है ना। तो उसको अपन कहेंगे एक्सपेजिया कहेंगे, यानी किस व्यक्ति के फेफड़ों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को नहीं ले पाना एक्सपेजिया कहलाता है, ठीक है। ये एक्सपेजिया हो गया। अब एक्सपेजिया क्यों होता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं एक्सपेजिया के, तो पहला होता है चोकिंग। चोकिंग का मतलब होता है कि सांस की नली में कुछ फंस जाना, सांस की नली में कुछ फंस जाना। जैसे मान लो चोकिंग, जैसे व्यक्ति मान लो खाना खाता है, ठीक है, खाना खाता है, मान लो सुपारी खाता है और मान लो उसको हिचकी आ गई, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, और वो सुपारी सांस की नली में फंस गई। अब सांस की नली में फंस गई, सांस आ जा नहीं रही है, तो किसी बाहर की चीज़ को सांस की नली में फंसने को अपन क्या कहते हैं, चोकिंग, जिसको अपन हिंदी में वो जैसे देसी भाषा में कहते हैं अपन अड़ूजना बोलते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं चोकिंग। अगर चोकिंग होती है तो भी व्यक्ति को एक्सपेजिया हो सकता है, ठीक है। दूसरा है ड्रॉइंग, यानी डूब जाएगा व्यक्ति, पानी के अंदर डूब जाता है तो भी उसको एक्सपेजिया होता है। डूब जाता है तो क्या, फेफड़ों में हवा की जगह पानी भर गया, अब बाहर खूब सारे ऑक्सीजन है लेकिन ले नहीं पाता अंदर, ठीक है ना, तो डूबता है तो भी एक्सपेजिया होता है। और तीसरा है इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक यानी बिजली का झटका लगना। जब बिजली का झटका लगता है तो भी क्या होता है, व्यक्ति को एक्सपेजिया होता है, क्योंकि वो क्या होता है, स्पाज्म हो जाता है, यानी एक सिकुड़न जैसी हो जाती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक शॉक में भी है तो एक्सपेजिया होता है। और कोई इंजरी लग जाना, जैसे मान लो सीने में कोई चोट लग गई है जिसकी वजह से जो व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है। और इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैस, मान लो कोई जहरीली गैस उसने सूंघ ली जिसकी वजह से भी है जो उसको एक्सपेजिया हो जाता है, ठीक है ना। तो इन सब कारणों से है जो एक्सपेजिया होता है, ठीक है। फिर आता है ये एक्सपेजिया की डेफिनेशन हो गई और एक्सपेजिया के कारण हो गए। अब एक्सपेजिया में भी कुछ अलग अलग कंडीशन होती है, ठीक है ना। एक तो कंडीशन जो हवा के आने जाने को प्रभावित करती है। हवा के आने जाने को कौन कौन सी कंडीशन प्रभावित करती है, यानी मान लो एक्सपेजिया क्यों हो रहा है, हवा नहीं सही आ जा नहीं रही है तो एक्सपेजिया हो सकता है। दूसरा क्या होता है, कंडीशन अफेक्टिंग द रेस्पिरेशन, सांस को प्रभावित करना, सांस का जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसको प्रभावित करने वाले ऐसे कुछ कारक हो सकते हैं। और अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी सेंटर ये हो गया, और अफेक्टिंग द रेस्पिरेशन यानी श्वसन की जो दर होती है उसको भी प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं। तो ऐसे 4 कारक हैं जिससे क्या होता है, एक्सपेजिया होता है, ठीक है ना। तो पहला है कंडीशन अफेक्टिंग द एयर पासेज, यानी हवा के आने जाने को कौन कौन से कारक होते हैं जो हवा के आने जाने को रोकते हैं, ठीक है, या हवा के आने जाने को प्रभावित करते हैं। तो इसके अंदर पहला है स्पाज्म। स्पाज्म यानी किसी भी ट्यूब का या संरचना का फूलना और सिकुड़ना, इसको अपन कहते हैं स्पाज्म। यानी स्पाज्म इस तरह से होता है
ठीक है ना। तो सांस की नलियाँ भी कई बार ऐसे स्पाज्म करती है, तो जब सिकुड़ेगी तो हवा अंदर नहीं आएगी, जब खुलेगी तो हवा बाहर जा सकती है। तो ये स्पाज्म भी कई बार होता है। तो स्पाज्म कब होता है? अस्थमा के मरीज में। जब अस्थमा का अटैक होता है तो है जो स्पाज्म बढ़ जाता है, व्यक्ति की सांस नलियों के अंदर स्पाज्म बढ़ जाता है। या फिर ब्रोंको निमोनिया होता है, ब्रोंको निमोनिया के अंदर भी ऐसे इसी प्रकार से स्पाज्म बढ़ता है, जिसकी वजह से ये मतलब एक्सपेजिया हो सकता है, ठीक है। और क्या होता है? अफेक्टिंग द एयर पासेज, इसके अंदर स्पाज्म, ये अस्थमा हो गया और ब्रोंको निमोनिया हो गया। और कोई मान लो जहरीली गैस का सूंघना, जहरीली गैस सूंघते हैं तो भी क्या होता है? स्पाज्म बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया फेफड़ों का स्पाज्म, ठीक है। फिर दूसरा है ऑब्स्ट्रक्शन, यानी हवा के आने जाने कौन रोक सकता है? या तो स्पाज्म होगा तो हवा रुकेगी, दूसरा क्या है? या तो कोई रुकावट होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगा कहीं ना कहीं। ऑब्स्ट्रक्शन क्या? कोई बाहर वाली चीज़ फंसी हुई हो सकती है, ठीक है ना। तो ये, या फिर पानी भरा हुआ हो सकता है, डूब गया पानी भरा हुआ हो सकता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यानी हवा के अंदर आने जाने के अंदर रुकावट हो गई। रुकावट कैसे होगी? या तो कुछ फंस जाएगा, चॉकिंग होगी, या फिर पानी भर जाएगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन वाले पॉइंट में आ गया, ठीक है। फिर तीसरा कंप्रेशन, कंप्रेशन यानी मान लो छाती पे कई बार दबाव आ जाता है, तो है जो हवा आती जाती नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो छाती के ऊपर भार रह गया, या मान लो व्यक्ति उल्टा सो गया, ठीक है ना, तो क्या होता है? छाती पे दबाव आता है, जिसकी वजह से हवा का आना जाना प्रभावित होता है, ठीक है ना। तो ये 3 कारक तो ऐसे हैं जो हवा के आने जाने को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। एयर पासेज यानी हवा के पास होने को प्रभावित करते हैं। फिर दूसरा है कंडीशन अफेक्टिंग द रेस्पिरेशन, ऐसे कारक जो सांस को ही प्रभावित करते हैं। एयर पासेज बिल्कुल सही है, ठीक है, फेफड़े भी बिल्कुल सही है, लेकिन सांस लेने का जो तरीका होता है, जो फिर नॉर्मली जो श्वसन होता है, वो प्रभावित हो गया। अब वो प्रभावित कैसे हो सकता है? एपिलेप्सी, जैसे किसी को मिर्गी आ गई, अब मिर्गी आ गई तो उसका सांस रुक गया। अब फेफड़े बिल्कुल सही है, लेकिन क्या होगा? मिर्गी आ गई, जिसकी वजह से उसका सांस लेना प्रभावित हो गया। या फिर मान लो पैरालिसिस हो गया, ठीक है, मुंह का पैरालाइज हो गया, शरीर का पैरालाइज हो गया, जिसकी वजह से श्वसन सही नहीं ले पा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि सांस लेने के लिए भी खुद अपनी मांसपेशियाँ भी काम करती है, पैरालाइज हो जाता है, मांसपेशियाँ काम नहीं करती, तो फिर श्वसन बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ? एयर पासेज बिल्कुल सही है, बाहर ऑक्सीजन भी ठीक है, फेफड़े भी ठीक है, लेकिन पैरालाइज हो गया, मतलब श्वसन को इसने प्रभावित कर लिया। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जो रेस्पिरेशन को प्रभावित करती है? तो वो एपिलेप्सी है, और दूसरा है पैरालिसिस। मिर्गी आती है तो, और पैरालाइसिस हो जाता है तो भी है जो श्वसन है जो प्रभावित होता है। फिर तीसरा है अफेक्टिंग द रेस्पिरेटरी सेंटर, यानी ऐसे कौन से कारक है? ऐसे भी कुछ कारक होते हैं जो रेस्पिरेटरी सेंटर को प्रभावित करते हैं। जैसे अपने शरीर के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, यानी अपने शरीर का जो सारे मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस कहते हैं, या फिर मान लो ब्रेन करता है, ठीक है ना। तो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है ना। तो अपन ब्रेन को मानते हैं कि भाई ब्रेन के अंदर है जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, जो अपने रेस्पिरेशन को मेंटेन रखता है, यानी कब सांस लेनी है, कब छोड़नी है, कितनी तेज़ लेनी, कितनी करनी है, ये सब है जो ब्रेन से मॉनिटरिंग होती है। तो अब कुछ ऐसे कारक होते हैं जो सांस का जो सेंटर होता है, जैसे देखने का भी सेंटर होता है, सुनने का भी सेंटर होता है, ठीक है ना, वैसे वैसे श्वसन का भी सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। उस सेंटर को कौन प्रभावित करते हैं? तो उसको है जो अस्थमा प्रभावित कर सकता है। ब्रोंकोस्पाज्म होगा तो सांस लेने की दर बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? सेंटर प्रभावित हुआ, ठीक है। चॉकिंग मतलब कुछ फंस गया, तो रेस्पिरेटरी सेंटर प्रभावित हुआ। और सफोकेशन मतलब कहीं पे हवा की कमी होना, किसी क्षेत्र के अंदर हवा की कमी होना, जो हवा की कमी हो जाएगी तो रेस्पिरेटरी सेंटर सीधा प्रभावित होगा, ठीक है ना। फिर चौथा है कंप्रेशन ऑफ चेस्ट, यदि सीने पे दबाव आता है तो भी है जो एक्सपेजिया होता है, ठीक है ना। अब सीने पे दबाव आने वाली कौन कौन सी कंडीशन है? एक तो इंजरी, कोई चोट हो गई तो सीने पे दबाव आ सकता है, ठीक है। फिर दूसरा है लेइंग डाउन अबव चेस्ट, यानी सीने के बल सोना, उल्टा सोता है, सीने के बल सोता है तो भी है जो एक्सपेजिया होता है। या फिर कंप्रेशन ऑफ चेस्ट होता है, यानी छाती पे दबाव आता है। तो ये है जो एक्सपेजिया के कारण है, और ये कंडीशन है, 4 कंडीशन है, ठीक है ना। इन 4 कंडीशन के अंदर एक्सपेजिया होता है, ठीक है, या इन एक्सपेजिया के ये 4 कंडीशन हो सकती है। अब बात आती है एक्सपेजिया को कैसे मेंटेन करें। तो एक्सपेजिया को मेंटेन करने के लिए फर्स्ट एड के अंदर यही है कि आपको ABC चेक करना है, ठीक है ना। ABC यानी एयरवे चेक करना है, आपको देखना कहीं कुछ फंसा तो नहीं है, कहीं कुछ अंदर गया तो नहीं है, एयरवे तो बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है। तो अपन है जो जैसे डूबा हुआ व्यक्ति, उसको उल्टा सुला करके अपन दबाते हैं तो क्या होता है? एयरवे क्लियर होता है, ठीक है ना। फेफड़ों के अंदर कुछ पानी भरा हुआ तो वो बाहर आता है, तो मतलब क्या हुआ? एयरवे क्लियर हुआ। तो अपन देखते हैं कि मान लो एक्सपेजिया होता है, तो एक्सपेजिया किस कारण से हुआ है? अगर एयर पासिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई तो अपन है जो एयर को है जो
आने जाने का अपन है जो रास्ता क्लियर करते हैं, तो एयरवे अपन है जो क्लियर करते हैं। फिर दूसरा उसका रेस्पिरेटरी जो पैटर्न होता है उसको मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा होता है सर्कुलेशन, फिर उसका जो अपन सर्कुलेशन देखते हैं और तुरंत ही है जो एक्सपेजिया के मरीज को तुरंत ही है जो हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था करते हैं और उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। और यदि ज़रूरत पड़ती है और कहीं पे अवेलेबल होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो जो ऑक्सीजन की है जो उसको दी जाती है, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, उसको ऑक्सीजन लगाई जाती है, ठीक है ना। तो ये है एक्सपेजिया, ड्रॉविंग और एक्सपेजिया, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब फर्स्ट एड लगभग यहाँ पे पूरी हो जाती है, कल से अपन कोई नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।